अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम देखेंगे के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। प्रोग्राम के एंकर पर्सन मंसूर अली खान साहब ज़ाती मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। उनकी अदम मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। नाज़रीन, बारी पीटीआई की रिहाई खटाई में पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी कि साइफर और उसके बाद तोशाखाना केस की तरह इद्दत केस में भी उनकी जो सजाएं हैं बानी पीटीआई की वो मुअत्तल हो जाएंगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। उनके तवक्कुआत के बरअक्स जो है वो फैसला आया और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त थी उनको मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त जो है वो मौक़िफ़ भी दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी तहरीक और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे करने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको भी सख्त मौक़िफ़ का सामना था। ये सख्त मौक़िफ़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, जिन्होंने उमर अयूब की गाड़ी को घेरने की कोशिश भी की, वहाँ पर नारे भी लगाए और कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो फौरी तौर पर कोई ना कोई इक़दाम करे। दूसरा हम देख रहे हैं कौमी असम्बली में जिस तरह जो करारदाद मंजूर हुई थी अमरीकी कांग्रेस में, उसके खिलाफ जो है करारदाद पेश करने का हुकूमत ने फैसला किया है। सरकार ने आज नेशनल असम्बली में खिताब किया और अमेरिका की जानिब से जो वहाँ पे अवानी नुमाइंदगान में करारदाद पेश की गई थी उसके बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। उसको बेमकसद और बेमानी जो है उनकी जानिब से करार दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसमें भी इस तरह की करारदाद हम पेश करेंगे। इन पूरे सूरत हाल में जो मुल्क की सियासत में खासी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक अहम शख्सियत यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मंज़र आम से गायब दिखाई दे रहे हैं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। किसी भी अहम इशू पे ना उनका कोई बयान सामने आ रहा है, ना ही वो नेशनल असम्बली में आते हैं। कई अहम मौके आए जिसमें हमने देखा तो आ सकते थे, आकर बातचीत कर सकते थे, बजट भी का मौका था, लेकिन उन्होंने मतलब नेशनल असम्बली में आना अभी मतलब अवॉइड कर रहे हैं आने को, पब्लिकली एड्रेस करने को, लोगों को मिलने को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, खामोशी साधे हुए हैं। उनकी खामोशी की क्या वजह है? आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद होगा। इससे पहले भी हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद इन तमाम जो सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गाजी प्रोग्राम में सबसे पहले इद्दत केस के हवाले से बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपको कराता चलो। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि हमारे दूसरे मेहमान हैं फारूक शहबाज ब्राइस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। जबकि हमारी तीसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, जो हमें ज्वाइन कर रही है, सबीना पाशा साहिबा, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। मजहर साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं, सियासी मामला पर गहरी आप नज़र रखते हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज का फैसला आया है उससे मुश्किलात में इजाफा होगा, ख़ुसूसन बानी पीटीआई के हवाले से बताइए। देखिए, पता नहीं हम मुश्किलात किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि एक सियासी लीडर या सियासी कारकुन के लिए जेल में रहना कोई मुश्किलात में इजाफा नहीं करता। वो डिपेंड करता है एक तो कि मुकदमे पे डिपेंड करता है, फिर ये कि अगर उसकी किसी मुकदमे की वजह से उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट डिक्लाइन होती है तो फ़र्क पड़ता है, उसकी पार्टी बिखर जाती है तो फ़र्क पड़ता है। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें ये तो बात है कि उनकी पार्टी को बड़ी मुश्किलात का सामना है और तंजीमी तौर पे बहुत मुश्किलात का सामना है। कोई बहुत भरपूर तहरीक अब तक नहीं शुरू की जा सकी, लेकिन उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है और जो पॉपुलर सपोर्ट है वो अपनी जगह मौजूद है। तो जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये ज़रूर है कि आज का जो फ़ैसला आया है उससे कोई टेम्पररी, आप उसको कह सकते हैं कि एक टेम्पररी सेटबैक हुआ है, लेकिन अभी मेन अपील जो है, क्योंकि ये तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से थी, लेकिन जो मेन अपील है अभी उसका फ़ैसला आना बाकी है। हाँ, अगर मेन अपील में उनकी प्ली रिजेक्ट हो जाती है और कन्विक्शन जो है वो स्टैंड करती है तो फिर ज़ाहिर है उनकी मुश्किलात इस लिहाज से उसमें इजाफा हो सकता है कि फिर अब भी बहुत से मराइल हैं, जैसे हाई कोर्ट में अभी अपील करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स के जो केसेस होते हैं और ख़ास तौर पे अगर किसी ऐसी गवर्नमेंट में बनाए जाएं जो उनकी पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, जिस तरह PMLN के ख़िलाफ़ बनाए गए या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाए गए, तो उससे उनका जो सपोर्टर है, उनका वोटर है, उसकी जो है वो वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं होती। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो PTI का सपोर्टर ये समझता है कि सारे मुकदमात जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं,
इसीलिए पीटीआई को इंतखाबी निशान भी नहीं दिया गया, इसीलिए पीटीआई के बानी को नाअहल करार दे दिया गया, उनको कन्विक्ट कर दी गए। तो उसका जो वोटर और सपोर्टर है उसके लिए ये कोई जो है ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि इसमें वो ज़ाहिर है जुडिशरी को और बात जो है मोरद इल्ज़ाम ठहराएगा। मेरा ख्याल है पीटीआई आज के फैसले से पहले शायद उन्हें ये तवक्को थी कि आज का फैसला उनके हक़ में आएगा, और क्यों थी तवक्को ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह के उनके बयानात उससे पहले आ रहे थे उससे अंदाज़ा यही होता। लेकिन मेरा ख्याल है ये महीने भर में, ये शायद उससे पहले भी इसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दी जाएगी। उसमें जो भी फैसला आएगा, जो भी पार्टी के ख़िलाफ़ आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इसमें इस लिहाज से नज़र ही आता है कि हम अभी कम से कम 2 या 3 महीने तो इमरान खान मदर साहब, अभी जिस तरह आपने फरमाया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मदर साहब आपने जिस तरह कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, जेल में रहना कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपने माजी में देखा जो दीगर जो सियासी जमातें उनके कायदीन जब उनको जेल जाना पड़ा तो कहीं ना कहीं डील करके चले गए। मतलब सामा मसला तो होता है सियासी जमातों जो सियासी लीडर है उनके लिए। नहीं, देखिए जो नवाज शरीफ साहब जब जेल गए तो उनके जेल जाने से मसला नहीं हुआ। जो लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होता है वो ये होता है कि अगर उनका लीडर जो है वो चला जाए बाहर। अच्छा, वो इसलिए नहीं होता कि वो लीडर बाहर चला गया है और फिर नहीं आया, इसलिए होता है कि उससे जो पार्टी है वो एकदम स्टैंड स्टिल हो जाती है। पार्टी बिल्कुल उनको कोई नई डायरेक्शन नहीं मिलती। ये हमने बहुत से केसेस में हमने देखा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त हर सियासी लीडर जो है वो कैद को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। बहुत से लोग हथकड़ी उनको डाली जाती है, तो वो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स को जब हथकड़ी पड़ती है तो वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं, और वो विक्ट्री साइन इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स पे जो केसेस बनाए जाते हैं, और ख़ास तौर पे अगर उनके राइवल्स बनाते हैं तो वो बेसलेस होते हैं। अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल एक इंडिविजुअल केसेस हो, कोई मर्डर केस हो जाए, कोई इस तरह का केस हो, उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है। तो आज तक मुझे जितना याद है, मैंने 30 साल 40-45 साल जो मैंने देखा है, उसमें मुझे ऐसा नहीं नज़र आया कि किसी पॉलिटिकल लीडर को उसके खिलाफ मुकदमात से सियासी तौर पे नुकसान हुआ हो। मतलब पॉलिटिकली गेन ही करता है लीडर। सियासी में मियां साहब भी हैं, 2 बार एग्जाइल में गए, लेकिन चले बाहर वापस आकर पावर में भी आए। अच्छा, आप मैडम बताइएगा समीरा साहिबा, पाकिस्तान तरीके से आपको आज तो थी कि जिस तरह साइफर केस था, तोशाखाना केस था, उसमें सजाए मुअत्तल होगी, रिलीफ मिला था। आज बड़ी तवक्को थी कि शायद बारी पीड़े की आज जो सजाए वो भी मुअत्तल होती, लेकिन आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान तरीके से आपके खुसूसन बरकर के लिए कितना सरप्राइजिंग था, और आज जिस तरह बरकर ने वहां पर रिएक्ट किया, आप उसको कैसे देखती हैं? जी शुक्रिया आपका आदिल। देखिए, इस फैसले के मेरे नज़दीक 2 पहलू हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है, कानूनी पहलू है, जो कि अभी मज़हर साहब ने भी बड़ा मेरा ख्याल है ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, और दूसरा इसका एक माशरती और अखलाकी पहलू भी है। जहाँ तक इसके सियासी पहलू की बात की जाए तो इसमें 2-3 चीज़ें आया होती हैं आज के फैसले से। पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान का खौफ बरकरार है, और ये हुकूमत और इसके सहूलतगार इमरान खान साहब को जेल से बाहर अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं अभी तक, और इसी वजह से इमरान खान साहब को इस अजीबोगरीब किस्म की केस में भी रिहाई नहीं मिली है। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब अभी भी, इसका मतलब है कि किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ये सजाएं बरकरार हैं और वो स्टिल जेल में हैं। और जो तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि सिस्टम भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए वो पुराने हरबे बार बार आजमा रहा है। हालांकि इन्होंने 8 फरवरी से पहले भी ये देख लिया था करके कि 3 दिनों में मुख्तलिफ 3 सजाएं दी, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि उनका वोटर सपोर्टर और जोश से बाहर निकला, और उसने 8 फरवरी को सब कुछ उल्टा के रख दिया। और अभी भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वही तजर्बे बार बार करेंगे और उससे कोई मुख्तलिफ नताइज आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये सिर्फ बेवकूफ़ी हो सकती है। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जो शहबाज शरीफ साहब कल मुसाफे कर रहे थे वो कितने खोखले मुसाफे हैं, कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और आप कहते हैं आए हमारे साथ बैठें, और दूसरी तरफ इस किस्म के बेहुदा केसेस भी अगर खत्म नहीं होते तो फिर उसके बाद क्या आपसे बात की जाए, और क्या आपके ये जो मुज़ाकरात की दावतें हैं उनको कितना। लेकिन हुकूमत तो ये कहेगी ना मामला अदालत में, या अदालत ने डिसाइड करना है। हुकूमत का तो इसमें कोई मामला नहीं ना, हुकूमत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती, उनका तो ही मौका होगा डेफिनेटली। देखिए, वो तो आदिल आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अदालतें किस तरह डिसाइड कर रही हैं, कैसे डिसाइड कर रही हैं, और कितने ये
जेन्युइन केसेस हैं, वो सबको मालूम है। अभी राना सनाउल्लाह साहब खुद 2-3 दिन पहले ये फरमा चुके हैं कि हम कुछ और केसेस ढूंढ रहे हैं, इधर उधर से तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को जेल में रखना है। तो उनका ये स्टेटमेंट ही काफी है ये बताने के लिए कि ये केसेस सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, जिसका मकसद ये है कि सियासी मुखालिफ को अंदर बंद रखें ताकि वो बाहर आकर आपके लिए, आपके निज़ामी हुकूमत के लिए कोई खतरा ना बन सके। दूसरा जो इसका पहलू है वो माशरती और अखलाकी है, जिसके ऊपर बड़ा तकलीफ दे मैं मंजर देखती हूँ, क्योंकि वैसे ही एक ऐसे माशरे में हम रह रहे हैं जहाँ पर खवातीन का जिस तरह से अब्यूज होता है वो हमारे सामने है, और घर से लेके आपके मुलाजमीन से लेके आपके मुहाफिजों से लेके आपके डॉक्टर से लेके न जाने कहाँ कहाँ खवातीन क्या क्या बर्दाश्त करती हैं। और तकलीफ की बात यह है कि इन सब की शिकायत लेके जाती है खातून कहीं किसी मुनसिफ के पास, और अगर मुनसिफ भी आपको इंसाफ ना दे तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। तो मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ दे है। आपने अगर इमरान खान को अंदर रखना है, पॉलिटिकल आपने केसेस बनाए हुए हैं और केसेस में किसी में भी सजा रखी होती तो एक अलग बात होती, लेकिन जिस नहज पर आप लेके गए माशरे को, जो हुदूद आपने क्रॉस की हैं, जो हमने शर्मनाक और भयानक चेहरे देखे हैं माशरे में अपने रिवायात के, और ना जाने किस किस चीज के जो हमारे सामने इंकशाफात हो चुके हैं, तो उसके बाद हम इससे वापस कैसे हटेंगे? ये मेमोरीज डिलीट कैसे होंगी? ये जो आपने तकालीफ पहुंचाई हैं, ये कैसे इसके ऊपर मरहम होगा? मुझे इस बात के ऊपर तशवीश है कि आप मुखालफत में किस हद तक चलेंगे, आप ये कि हम रिवर्स कैसे इसका करेंगे? अजाला इसका कैसे मुमकिन है, मतलब कैसे अब जो है इसका अजाला हो सकता है? चले फारूक साहब की बात करें। फारूक साहब ये बताइएगा कि आज के फैसले को आप कैसे देखें? आपने एक रास्ता खोल दिया, अब कल को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इससे हम वापस पीछे हटेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे? तो ये बहुत ज्यादा हो गया, इस हद तक नहीं बात जानी चाहिए थी। लेकिन जो अभी सिचुएशन है उसमें मैं खुद हैरान हूँ कि एक खातून को आपने जिस तरीके से डिस्कस किया, जिस तरीके, आपको पता है आज अल जजीरा की आपने हेडलाइन देखी है कि कितना उन्होंने इसको, किस तरह से इसको इन्होंने इस केस के बारे में जो कवरेज है, कैसे उन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि ये कितना डिस्गस्टिंग केस है हर लेवल के ऊपर। और आपके जो बाहर अमेरिका के जो तर्जुमान है उनसे सवाल होते हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं कि जी ये शादी करने के जुर्म में इमरान खान अंदर बंद है और ये इस तरह का केस है। जब उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं तो वो आगे से मुस्कुरा उठते हैं कि ये किस तरह का अजीबोगरीब केस है। तो अगर आपने सियासी दुश्मनी करनी है तो आप ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे वाक़यात इस तरह हो रहे हैं जो दुनिया में हमारी जगनसाई की रीजन बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं। फारूक साहब, आज जो फैसला आया है आप उसको कैसे देखते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कितनी मुश्किलात मजीद पैदा होगी आज के फैसले के बाद? देखिए, इस फैसले के ऊपर मेरी जब भी इमरान खान के सियासी मुखालफिन से भी बात हुई है, तो अब राना सनाउल्लाह साहब से मुझे याद है कि इलेक्शन के बाद जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये 3 दिन में 3 फैसलों को कैसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी फ़ैसले तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब मैं अपने एक देहात में गया अपने हलके के, तो वहाँ पर मेरे ही सपोर्टर्स मुझे कह रहे थे कि बाकी सारी बातें तो ठीक है। पंजाबी में उन्होंने कहा कि जरा तुसी उदी सवानी वाला केस बनाया, यानी उसकी बीवी वाला जो आपने केस बनाया है वो तो ये बड़ी ज़्यादती है आपकी। और कहते हैं कि मुझे उस वक्त ही महसूस हो गया कि ये चूँकि उनका दही हल्का है कि वहाँ पे इसके असरात क्या हो सकते हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब से बात होती है तो वो कहती है मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, और मलिक अहमद ख़ान साहब आज कह रहे हैं कि उन्हें घिन आती है। तो जो केसेस हैं, अगर आप कह रहे हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में किस तरह से इजाफा हुआ, तो अगर मैं ये देखूँ इलेक्शन से पहले की सूरत हाल में देखूँ तो इस केस का तो इमरान खान को फ़ायदा हुआ। उनके अगर कोई वोट बैंक ऐसा भी था जो ये सोच रहा था तो कहीं ना कहीं उन्हें वो मजलूम हुए इन केसेस के ऊपर, और ख़ास तौर पे ये इद्दत वाले केस के ऊपर, क्योंकि इस तरह की कोई नज़ीर मिलती नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ ये देखें, आज अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का रिएक्ट करना और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों का टीवी पे आके ये बताना कि आज उनकी फ़तह का दिन होगा, आज अदालत उनके हक़ में फ़ैसला सुनाएगी, और या तो ये कोई ख़बर थी या वो केस को देख रहे थे या कोई पहले से उन्हें मुतला कर चुका था, या इतना एतमाद के साथ वो ये कह रहे थे कि आज खुशखबरी देंगे। और मेरी मालूमात ये कहती हैं कि वो तो आज जश्न मनाने के मूड में वहाँ पर आए थे। जब ये लोग बाहर आए, ये इस तरह की जो बातें हैं ये ना सिर्फ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्कि हुकूमत भी साहब उसको भी कोई इस तरह का था कि कोई खबर थी कि हो सकता है फैसला जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया बारी पीटीआई को, जी उनको डर था कि ये शायद इस तरह से होगा। उमर अयूब साहब, फैसल जावेद साहब जो आज लोग थे, आज उनके कारकुनान जो हैं वो उनको घेरे में ले चुके थे। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनके साथ बदकलामी भी हुई है कारकुनान की,
फिर वहाँ पे यानी जिस तरह से लोग इकट्ठे थे या जिस तरह से जज्बाती मनाजिर थे, इससे तो यही साबित होता है कि कारकुनान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार थी कि आज फैसला उन्हीं के हक में आएगा। और उसके साथ जो मुश्किलात वाली आपने बात की, मेरे ख्याल में किसी से ज़्यादा जो मुश्किलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर एक ग्रुपिंग है, हलचल है, जो मैं पार्लिमान में भी देख रहा हूँ। 2-3 दिन जब मुझे यहाँ पे बजट सेशन में देखने का मौका मिला है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर से तो एक है, लेकिन जब पार्लिमान में पहुँचती है, कौमी असम्बली में पहुँचती है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। कोई जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो चेयरमैन इस वक्त हैं, उनकी कोई ग्रिप नज़र नहीं आती। फिर शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, इनके बयानात आपके सामने हैं। तो कोई ना कोई ऐसा गड़बड़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप नहीं। और एक और कशमकश ये भी है कि फवाद चौधरी वापसी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है। उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने हैं कि क्या चल क्या रहा है। पुरानी तहरीक इंसाफ और नई तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे के साथ गुथम मतलब कि आप जो कह रहे हैं कि एक जो नई तहरीक इंसाफ है, जो मौजूदा उसकी क़यादत है, उसमें भी हम देख रहे हैं ग्रुपिंग है, और एक तीसरा ग्रुप वो है जो ऑलरेडी पार्टी से साइडलाइन हो गया और दोबारा से पार्टी में आने की लिए कोशिश है। मतलब साहब, इस सूरत हाल में सिर्फ फवाद चौधरी को हमने देखा, उन्होंने कुछ जो मौजूदा लीडरशिप है उस पर इल्जाम भी लगाया और ये कहा कि खुद नहीं चाहते जो मौजूदा जो इस टाइम पार्टी की भागदौड़ जिनके हाथ में है कि खान साहब बाहर आए। आज वही रिएक्शन हमने वर्कर में देख लिया कि उन्होंने जो मौजूदा लीडरशिप है उसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि खान साहब को बाहर लाने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे, तहरीक चलाए हैं, कोई कॉल दें। तो इसको कैसे देखें दोनों चीजों को मिलाकर? देखिए, ये पीटीआई का पुराना प्रॉब्लम है। पीटीआई वैसे तो हमारी जनरली पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉल्व करती हैं शख्सियात के गिर्द, लेकिन कहीं फैमिलीज़ होती हैं, कहीं इंडिविजुअल होते हैं। हम पीपल्स पार्टी में देखें तो भुट्टो फैमिली, नून लीग में देखें तो शरीफ फैमिली, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान है। अब ये भी उतनी ही बड़ी खामियां इसमें निकल कर आती हैं जितनी फैमिली पॉलिटिक्स में निकल कर आती हैं। क्योंकि अगर आपकी पॉलिटिक्स जो है वो शख्सियत के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही है तो फिर वो तंजीम जो है वो नहीं बन पाती। और चूँकि इमरान खान आप देख लें, पिछले 26 साल से सिर्फ इमरान खान ही चेयरमैन है। अब कोई दूसरा क्यों नहीं चेयरमैन आया? इमरान खान उस वक्त भी बानी बन सकते थे, रहबर बन सकते थे, किसी और लोगों को लाते। तो एक तरीके से जब पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो नज़र नहीं आती हमें पीटीआई के अंदर। पीपल्स पार्टी भी जब 5 जुलाई 77 में मार्शल लॉ लगा तो फिर पीपल्स पार्टी को कई टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि वो भुट्टो फैक्टर मौजूद था इसलिए जो भी ग्रुप बनाया गया वो नॉन एग्जिस्टेंस था, उसकी कोई अहमियत नहीं हुई, वो ख़त्म हो गया। आए बहुत से ग्रुप्स बने, नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, XYZ कॉन्फेडरेशन बनाई गई और चीज़ें बनाई गई, लेकिन पीपल्स पार्टी इंटैक्ट रही उस तरह। यहाँ भी अगर कोई पीटीआई नज़रियाती बना लेगा या XYZ और ग्रुप बना लेंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। द डे इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएंगे, वो पूरी पीटीआई इमरान खान के गिर्द जमा हो जाएगी। लेकिन ये जहाँ इसकी मजबूती है वहीं इसकी कमज़ोरी भी है, और ये कमज़ोरी इमरान खान खुद दूर कर सकते हैं। और दूर इस तरह कर सकते हैं कि अगर उन्होंने 2013 में जब पार्टी इलेक्शंस हुए थे तो उन पार्टी इलेक्शंस को प्रॉपरली मैनेज किया होता और उसके बाद भी पार्टी इलेक्शंस कंटिन्यू होते तो एक लीडरशिप होती, एक सेंट्रल कमेटी होती, इन सारी चीज़ों को आपको फिर ये तय नहीं करना पड़ता कि जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बन जाएं या अफजल शेर मरवत चेयरमैन बन जाएं। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसले करती, जो सीनियर वाइस चेयरमैन है वो चेयरमैन होता। इस तरीके से ये टेयर्स होती। तो ये जो प्रेशर आया, जो आपने देखा कि वर्कर्स को बेचैनी हुई, तो आप देखें ना कि जब तक इमरान खान बाहर रहे हमें नज़र आया, धरने भी नज़र आए, लेकिन इवन उन धरनों में भी चूँकि तंजीम नहीं है और तंजीम प्रॉपरली टैकल नहीं कर पा रही, इसलिए हमें वो सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का, उसमें तंजीम का कोई अमल दखल नहीं था। वो वोटर ने खुद जो है वो फैसले किए और वोटर ने एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आए, वोटिंग रेवोल्यूशन लेकर आए, और उन्होंने जो है वोट के ज़रिए और उनके सोशल मीडिया विंग ने उसके ज़रिए उन्होंने वो सारा पासा पलट दिया जो कि बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टी का निशान नहीं होगा तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी,
और ये तक हुआ कि इमरान खान साहब से कहा गया कि इलेक्शन का बॉयकॉट कर दें। जब पार्टी का सिंबल सीखा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में हमने बॉयकॉट नहीं करना, इसलिए कि ही न्यू कि ये जो सोशल मीडिया उनका नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वही जो है तब्दीली लेकर आएगा, क्योंकि जो हमने देखा। लेकिन अब आप तहरीक नहीं चला पा रहे। आप देखें 6 जमाती इत्तेहाद बना है, वो भी तहरीक नहीं चला पा रहा। पीटीआई ऑन इज ओन भी तहरीक नहीं चला पा रही। तो ये जो वर्कर का प्रेशर है वो अब लीडर्स को सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे जो बेसिकली जब भी इमरान खान बाहर आएँ और जेल के अंदर भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो है ये सबक है कि आप तंजीम अगर ना हो तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। ठीक हो गया, तंजीम ना होने के नुकसान बता रहे हैं। सबीना साहब ये बताइएगा कि इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक चलाना कितना मुश्किल होगा। एक तो कारकुन मुतालबा कर रहे हैं, क़यादत के साथ आज खड़े भी हो गए कि तहरीक चलाई जाए, लेकिन हालात जो हैं इनमें तहरीक चलाना आसान कितना होगा, मतलब कैसे चीज़ों को मैनेज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अगर ये तहरीक चलाते हैं तो उसकी वजह तो यही होगी, जाहिर है कि इस वक्त आपने आज जो रिएक्शन देखा उसकी वजह ये थी कि लोग पहले किसी हद तक फिर भी इंतजार कर रहे थे कि शायद अभी ये लोग चूंकि नए नए पार्लियामेंट में आए हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा गियर अप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता शायद मूवमेंट बनेगी और लोगों से बातचीत करेंगे। और फिर थोड़ा बीच में जाके हमने देखा कि कुछ अदालतों से भी उम्मीद जोड़ ली पीटीआई वर्कर्स ने भी और लीडर्स ने भी, कि शायद वहां से अब हमें एक रेवोल्यूशन नजर आ रही है कि वहां पर जजेस खड़े हो रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं। तो अगर आजादी से फैसले दिए जजेस ने तो शायद वहां से भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली विद पैसेज ऑफ टाइम अब उनका भी जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो उनका हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर है वो ये सोचता है कि उन्होंने अगर इतनी जान मारी है, जो पिछले 2 सालों में उन्होंने मारें भी खाई हैं, जेलें भी काटी हैं, सब कुछ किया है, तो उसकी वजह ये नहीं थी कि वो यहाँ पर ये सोचे कि चलो जी पीटीआई ने एक सूबे में हुकूमत बना ली है, वहां पर आप लोगों को रिलीफ देंगे, अच्छा जी यहाँ पर ये ऑपोजिशन में बैठ गए। बल्कि उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा ये नजर आता था कि आप पहले इमरान खान को बाहर निकालें और उसके बाद जो भी आपकी आगे स्ट्रैटेजी है हुकूमत पलटाने की या अपना मैंडेट वापस लेने की, या फिर आगे चल के फिर जाहिर आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं। लेकिन पहला जो उनकी प्रायोरिटी थी, जो पहली तरजीह थी, वो तो जाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से थी। अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अदालतों से उस हद तक उस तरह से चीजें नहीं हो रही, कुछ हद तक हैं लेकिन जिस हद तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस तरह से नहीं है। और दूसरी चीज अब वो ये नजर आ रही है उन्हें कि जो लीडरशिप है वो उस तरह से क्यों मुतहरिक नजर नहीं आ रही, वो उस तरह से मेहनत करती हुई क्यों नजर नहीं आ रही ऑन ग्राउंड। तो इसलिए उनका एक प्रेशर हमें आज भी नजर आया और ये आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा, जो बजाय नजर आ रहा है जितने दिन इमरान खान साहब मजीद रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज से शायद इतनी इत्तेफाक नहीं करती कि ये सिर्फ इस दफा था कि वो लोग ये कह रहे थे कि जी वो रिहाई हो सकती है। आपको याद होगा छोटी ईद से पहले भी वो यही कह रहे थे कि ईद से पहले हो जाएगा मामला तय, बड़ी ईद से पहले भी हम यही बातें सुन रहे थे। तो जब भी कोई बड़ा फैसला आने वाला होता है, चाहे वो साइफर के मामले में हो, वो तोशा खाना का था, वो ये अब इद्दत केस का मामला था, तो उस वक्त उनकी हाई होप्स होती हैं और जाहिर है कि वकला बाहर आके ये तो नहीं कारकुनान को कहेंगे या अपने वोटर वोटर को कहेंगे कि नहीं जी हम हारने वाले हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो उनका बनता उनकी साइड से यही है कि वो ये कहें कि जी ठीक है हम पूरी उम्मीद है, लेकिन नजर उनको भी आ रहा होता है। अगर मतलब कि मैं आप बात ये करूं कहते हैं कारकुनों को एक आज से एक उम्मीद दिलाई गई कि जल्द खान साहब बाहर आ जाएंगे, कोई ना कोई मामला जो है वो तय पा जाएंगे। जी वो लेकिन हम अल्टीमेटली वो देख रहे होता हैं रहा, कि बार बार दिलाई जाती रही जी। ठीक हो गया। लेकिन अब ये तो अल्टीमेटली वो अंदरूनी जो होती, मामला इसीलिए तो है इस आज पे तो बात कर रहे कारकुन अगर हैं रिएक्ट कर रहे कि हैं तो उसकी भी पाकिस्तान वजह तरीके यही है इंसाफ कि अदालती केसेस जिस तरह एक अंदरूनी प्रेशर है, अगर तहरीक भी शुरू हो जाती है, जिस तरह जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक अपना अलायंस भी बनाकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इरादा रखती है। लेकिन हमने देखा जो अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा ने जो रिएक्शन दिया, आज इसहाकडार साहब इस पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का जो ऐलान किया है, इसको ये बताएं कि ये कितना कारगर साबित होगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए जिस तरह मैं बात करूं कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो एक मसला है, लेकिन जो अमेरिका की जो करारदाद पेश हुई है वो कितना बड़ा धचका था हुकूमत के। आप कौन, मैं समीना से बात मुझसे पूछा आपने? जी जी समीना आप बात करें। जी जी अपना बात कीजिए। ओके जी, मैं ये कह रही थी कि अगेन ये कोई करारदाद उधर से आ जाए, चाइना आके आपको ये कह दे कि बातचीत कर लें, या अमेरिका आपको ये कहे कि तहकीकात कराएं अपने इलेक्शन की, या सऊदीया यूएई आपको ये कहें कि अपने मामला ठीक करें,
या फिर अदालतें आप कहीं पे हमें नजर आए कि वो खड़ी हो रही हैं स्टैंड लेंगे, ये सब चीजें सपोर्टिव जरूर हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो तो खुद ही बनानी है। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि ये सारे प्रेशर्स मिलकर एक हुकूमत के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत सारी चीजों को जाहिर है कि उन्हें कंसीडर करने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट ठीक है, इसका जो ठीक हो गया फैसला है वो फर्ज उसी वक्त साहब, होगा जो जब एक करारदाद पॉलिटिकल जिस तरह पेश स्ट्रैटेजी। करने का हुकूमत इरादा रखती है, ये कितनी कारगर साबित होगी? क्या लगता है आपको कि कितनी इफेक्टिव होगी? अमरीकी पार्लियामान में एक करारदाद मंजूर हो रही है, उसके रिबर्टल में पाकिस्तानी पार्लियामेंट करारदाद मंजूर कर रही है। इन दोनों करारदादों में बड़ा फ़र्क है। जो अमेरिकी कांग्रेस में मंजूर होती है उसकी खबर पूरी दुनिया में जाती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कई करारदादें मंजूर होती हैं, खुद हम कई सेशन में देखते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली बात तो ये कि अगर आप इसको तस्लीम करें या ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि चाहे वो मुल्क के अंदर जहाँ वो सियासत करती है वहाँ पर वो कोई नतीजा खेज कोई तहरीक नहीं चला पा रही, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो अपना प्रेशर जो है वो मेंटेन रखे हुए है। अमेरिका हो, यूके हो, जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे ओवरसीज़ की बड़ी तादाद को उन्होंने इंगेज किया हुआ है। वो लॉबीज़ वहाँ पे कर रहे हैं और लॉबिंग के ज़रिए वो वहाँ के कांग्रेसमैन और बाकी लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इसी का ये नतीजा नज़र आता है कि वहाँ पे उन्होंने ये करारदाद दी। लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त बिल्कुल एक पेज पे है और मेरे ये ख्याल है कि ये शायद प्रेशर तो है, लेकिन ये इतना प्रेशर नहीं है कि उसके नतीजे में कोई पाकिस्तान में कोई दोबारा से इंतखाबात होने जा रहे हैं या पाकिस्तान में कोई सूरत हुकूमत जो है वो कोई इस्तीफ़े देने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और हुकूमत इसका एक जवाबी वार के तौर पे ये तैयार कर रही है कि हम भी एक करारदाद पेश करेंगे जिसे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो रिपोर्ट करेगा और बताएंगे कि ये कसरत राय से मंजूर हो चुकी है हमारे पार्लियामान से। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। दूसरी बात ये जो कह रही थी कि कारकुनान जो हैं वो हमेशा पुरुमीद होते हैं। कारकुनान तो देखें किसी भी पार्टी के हों वो तो रहना चाहते हैं इस जन्नत में। हमारे बहुत से दोस्त यूट्यूब पे उन्हें ख्वाब दिखाते हैं कि आज खान बाहर आएगा, कल बाहर आएगा, परसों आएगा, और यही चीज़ उनको उनके साथ जोड़े रखती है। मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ वहाँ पे एक ही सवाल होता है और इस सवाल का जो जवाब है वो हमारे दोस्त कभी भी यहाँ के जो ये यहाँ की रियलिटीज़ है वो सामने नहीं लोगों के रख रहे। एक सीधी सी बात है कि इस वक्त इमरान खान के ऊपर इतने केसेस बहुत बड़ी तादाद में बन चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी तरह भी उनको शायद बाहर ना आने दें। ये एक ऐसा सच है जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनान को बता नहीं रही। यही वजह है कि इनके अंदर 21 से 22 अफराद जो हैं पार्लियामान के अंदर वो ग्रुप बंदी हो रही है और वो लोग जो हैं वो यही समझ रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। पंजाब के अंदर हमाद अजहर साहब आपको एक दफ़ा सामने आए, यहाँ पर जो मरकज़ी सदर हैं वो इस वक्त बाहर हैं, यानी परवेज़ इलाही साहब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या वजह है कि पंजाब में अगर शेर अफजल मरवत या किसी और सूबे में जाके वो कोशिश करते हैं तो पार्टी के अंदर से ही उन्हें इतना तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि फिर उन्हें कॉर्नर कर दिया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शायद कोई बहुत बड़ी तहरीक बाहर लाना नहीं चाहती। ठीक है, ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और बाकी चीज़ें चल रही हैं, वो ये चाहते हैं कि कारकुनों को हल्की हल्की मीठी मीठी बातें भी करते रहें, साथ साथ वो तकरीरें भी करते रहें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जिसे इमरान खान ने चार्ज किया हुआ है इस लेवल पे, वो ये समझते हैं कि कल ही उन्हें डयाला जेल के बाहर जाना चाहिए और बहुत बड़ी तहरीक के जरिए उन्हें एहतजाज के जरिए बाहर ले आना चाहिए। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो है गया। फिलहाल। अभी 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 जब जिस तरह बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है अमेरिका के हवाले से जो रिजर्वेशंस थी और का रजीम चेंज वहां से इनिशिएट हुई, कहा जाता है क्या हम कोई गुलाम हैं जो हम इसको मान लें। अब मौजूदा जो हुकूमत है वो भी अमेरिकी साजिश की बात कर रही है, वो भी अमेरिकन जो मामला है उसकी इंटरफेरेंस को बेशक पहले गवर्नमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती थी, ये वहाँ की पार्लियामान की जानिब से करारदाद है और हुकूमत जो मौजूदा है उसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मदाखलत जो है वो करार दे दिया। क्या हम कोई गुलाम है? मौजूदा हुकूमत, अब इस पे बात करें। मदर अब्बास साहब से भी ब्रेक के बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि अब मौजूदा हुकूमत खान साहब वाले बयानी पे सामो आ रही है अमेरिका के बारे में, वो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अमेरिका पे इल्जाम लगाती है, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत जो है वो भी अमेरिकी इंटरफेरेंस की बात कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर कोई मामला यहाँ पर खराब होते हैं हुकूमत के लिए, तो उसका इल्जाम ये भी हुकूमत अमेरिका पे तो लगा देगी? नहीं, पहली चीज़ ये कि हुकूमत के लिए कोई मामला ख़राब नहीं होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इतने जितना वोट पड़ा है, यानी जितने ज़्यादा लोगों ने इस हवाले से वोट दिया है अमेरिकन कांग्रेस में, ये बहुत बड़ी तादाद है।
ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए एक एम्बैरसिंग पोजीशन ज़रूर है। इसका कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई इससे कोई पाकिस्तान की एड बंद हो जाएगी, XYZ होगा, लेकिन पॉलिटिकली मॉरली बहुत ज़्यादा ये इस मैटर करती है। इस लिहाज से ये करारदाद कि 300 सवा 300 से ज़्यादा लोगों जो उनके मेंबरान हैं उन्होंने, और सिर्फ 7 लोगों ने इसकी मुखालफत की है। आप ये देखें ना, उसमें आप जिस तरह हमने कल PMLN का रिएक्शन देखा या गवर्नमेंट का रिएक्शन देखा, ठीक है गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस इस तरह रिएक्ट करते हैं। आपने फिर ये कहा कि हम भी आज इसहाक डार साहब को मैं सुन रहा था कि वो रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें ये मैटर नहीं करती। इट्स ये जो है ये एक तो ये कि क्या आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन वहाँ जो पाकिस्तानी एम्बेसी थी, पाकिस्तानी इनको अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या कोई काउंटर लॉबिंग की गई थी, इस तरह की कोई चीज़ें। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है जितनी बड़ी तादाद में जो है ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। अब इसको किस तरह गवर्नमेंट टैकल करती है आगे चल के, लेकिन ऐसा नहीं है। और दिलचस्प और अहम बात ये भी है कि PTI इसको किस तरह लेती है, और PTI अपने उस मौक़िफ़ से किस हद तक इसको वो करती है जो PTI ने मौक़िफ़ साइफ़र पे लिया था, मौक़िफ़ उससे किस तरह रीविज़िट करती हैं, वो करती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये बायसे शर्मिंदगी है जो है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मदर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर ये रिस्पॉन्ड कर रही है कि जो साइफर था वो अमेरिकी हुकूमत की जानिब से था और ये उनकी पार्लियामान की जानिब से है, जो पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने एक करारदाद जो है मंजूर की है। लेकिन ये आप देखें ये नहीं, ये कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं है। आप ज़रा उसके बाद इमरान खान साहब की तकरीरें तो उठा के देखें जो उन्होंने इस हवाले से अमेरिकन के हवाले से कोई वो की थी तकरीर, वो उठा के तो देखें। ये नहीं हम एक हार्ड पोजीशन ले लेते ना, हमारे सारे पॉलिटिशियन का मसला है कि हम किसी इशू पे बहुत हार्ड पोजीशन लेते हैं, ये रियलाइज़ किए बगैर कि उस कंट्री में और भी लोग होते हैं जो मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये वक्ती तौर पे तो डेफिनेटली PTI के लिए बहुत बड़ा मोरल बूस्ट है, इसलिए कि ज़ाहिर है जिन इलेक्शन पर यहाँ सवालात उठे गए हैं तो वहाँ से अगर वो सवालात उठाए गए हैं तो कोई मेरे नुक्ते नज़र से तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो इसका हल यही होता है कि आप जो भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं वो जल्दी फैसले करें और इस मसले को रिजॉल्व करें। लेकिन अब इसको आप कोई करारदाद अमेरिका के ख़िलाफ़ लेकर आएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी करारदाद और अमेरिकन कांग्रेस की करारदाद में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। लेकिन अगर इस पे बदर साहब इस पे अगर एक चीज देखें, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो मामलात रहे हैं, जमहूरी हुकूमतों का यहाँ पर चले जाना, उनको फारिग कर देना, लोगों का जो लीडर्स थे एग्जाइल में जाना, ये चीजें पहले भी होती रही हैं। लेकिन पहली बार है कि आलमी दुनिया में इस तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावर कराने में कामयाब रही है। इसका क्रेडिट तो PTI के वर्कर या ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको देंगे आप? क्रेडिट और नॉन क्रेडिट की बात नहीं है, लॉबिंग की बात होती है। हर पार्टी करती है, लॉबिंग करती है, किसी की लॉबिंग कामयाब होती है, लेकिन इतनी इफेक्टिव किसी की नहीं रही ना पहले। नहीं, ये क्या नहीं थी इतनी इफेक्टिव किसी सियासी जमात ने। रिसेंट पास्ट ही देख लें, 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था। मियां साहब उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे, GT रोड पर भी आए, उसके बाद बाहर भी चले गए। इस तरह 2018 नहीं मेरे भाई 2018 के इलेक्शन में भी अमेरिकन ने अपनी रिजर्वेशन शो की थी, ऐसा नहीं है कि उस वक्त शो नहीं की थी। मैंने कहा कि इस मरतबा जो रेजोल्यूशन है उसमें जितना वोट पड़ा है इतना पहले कभी नहीं पड़ा उस लिहाज से। लेकिन अगर आप एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे एक पोजीशन लेना चाहें तो फिर पहले तो आप सब मिलकर एक पोजीशन लेना उसमें और अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करें ताकि ये क्वेश्चन नहीं हो। बाकी तो ये लॉबिंग की बात होती है। अच्छा समीना, आप ये देखें जो सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि कितनी अहम जो डेवलपमेंट हो रही है कौमी सियासत में, इस वक्त अहम चीज़ें हो रही हैं। पार्लियामेंट में बजट पेश किया जा रहा है, कौमी मामलात पर, इंटरनेशनल इशूज़ पर बात हो रही है। इन सारी सूरत हाल में साबिक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग के सरबराह है मियां नवाज शरीफ साहब, वो मंजर आम से उस तरह थोड़ा ज़रा गायब नजर आ रहे हैं। तो मियां साहब की खामोशी की वजह आपको क्या लगती है? वो क्या बोले बेचारे, वो तो दिल गिरफ्तार है। बजट पे भी छुट्टी लेके वो घर चले गए हैं कि मैं नहीं देख सकता इतने जालिमाना टैक्स। जैसे पहले जब वो लंदन में भी तशरीफ फरमा थे और यहाँ पर PDM की हुकूमत थी, तो जब भी वो यही किया करते थे, पेट्रोल की कीमत बढ़ने का फैसला होता था, वो मीटिंग छोड़ के चले जाते थे।
और वैसे भी वो जब बोलते हैं आदिल, तो वो सिर्फ 2017 तक की उनकी मेमोरी काम करती है कि उस वक्त क्या था और ये हुआ उनके साथ, ये हुआ उनके साथ। उसके बाद जितनी भी दुनिया में हैपनिंग्स हुई हैं वो तो उनके ऊपर कभी ना बातचीत करते हैं, ना उसमें उनको कोई खास ऐसा उनके पास कोई सोल्यूशन है कि किस तरह से उन्हें करना है। तो इस वक्त तो वो बिल्कुल एक इररेलेवेंट से हैं सियासत में। लेकिन मैं एक चीज थोड़ी सी जरूर ऐड करना चाह रही हूँ, जो आपने अभी बात की अमेरिकन रेजोल्यूशन के हवाले से। देखिए, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम ये तो बात कर रहे हैं कि पीटीआई ने वहां पे जो स्टैंड लिया, चलिए पीटीआई का तो एक हमें समझ में उन्होंने एक जैसी तैसी भी एक उसकी रीजन देते हैं वो, कि वो एक एग्जीक्यूटिव की तरफ से आया था साइफर, और उसमें बाकायदा एक धमकी थी कि जी आप ये गिराएं हुकूमत, वरना आपको कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे वगैरह। लेकिन ये जो आपकी एक पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास करती है, तो ये आपकी बेसिकली एक इज्तिमाई सोच की अक्कास होती है। उसमें आपकी सिर्फ इंतजामिया या हुकूमत का असर रसूख नहीं होता, जो जनरली आपका मैसेज सोच रहे हैं उसके ऊपर एक उसकी विजन जो है वो बेस करता है। तो ये एक फर्क है दोनों चीजों में बहरहाल। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, कल को वो साइफर की बात करते थे तो हमारे यही हुक्मरान जो आज हुक्मरान है, ये कहते थे ओ हो अमेरिका को नाराज कर दिया, अमेरिका तो वेंटिलेटर हमारे लिए प्रोवाइड करके बैठा हुआ है, वो तो कभी हमें माफ नहीं करेगा। और यही जो हमारे शहबाज शरीफ साहब वो कहते थे, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। और हमें डराया जाता था कि अमेरिका नाराज हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये मुदाखलत वगैरह क्या होती है, साइफर तो आते रहते हैं, इस तरह की धमकियां शमकियां तो मिलती रहती हैं, ये तो रूटीन की बात है। लेकिन देखिए, आज उन्होंने सिर्फ एक रेजोल्यूशन ये नहीं पास की कि भाई आप हट जाएं, गवर्नमेंट गिरा दें, ये कर दे वो कर दे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आपके जो भी इलेक्शंस हुए उनके ऊपर तहफुजात नहीं हो। जैसे आपने कहा कि वो इससे पहले भी अपने तहफुजात का इजहार कर चुके हैं। तो इस दफा इतनी सी बात पे ही कि जी आप सिर्फ तहकीकात कर लें, इसमें वो कौन सा वो कोई आपको ऑर्डर कर रहे थे या क्या, उसके ऊपर भी आप देख लें कि इनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है और ये जनाब मुदाखलत हो गई। और आज इनको इमरान खान की बातें याद आ रही हैं, अल्फाज तक वही सुन रहे हैं कि जी ये मुदाखलत है, हम क्यों करें, और ये वो, हम कोई गुलाम है, बस ये कहना बाकी रह गया था मेरा ख्याल है। और एब्सोल्युटली नॉट तक की भी बात हो रही थी कि देखे जी हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। तो ये अगेन वही बात है कि आप लोग किसी एज का स्टैंड तो ले लें। कल को आप कह रहे थे इमरान खान ताल्लुकात खराब कर रहा है, तो फिर आज आप जो रेजोल्यूशंस पास करेंगे अमेरिका के खिलाफ, उससे कौन से ताल्लुकात बेहतर होंगे, जरा ये भी बता दीजिए। और अमेरिका कोई आपको ये तो नहीं कह रहा था कि गवर्नमेंट गिरा दो, या आपको ये कह रहा था कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। उसने आपसे इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया, अभी कहा कि जो आपकी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी है ये नहीं होगी। उसने भी सारे बयान ऑन रिकॉर्ड है, आप ठीक कह रही हैं। फारूक शुबा साहब ये बताइएगा कि मियां साहब खामोश हैं, क्या किसी ने बयानी की तलाश में है, किसी मुनासिब वक्त का वेट कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो मुझे याद है कि जब वो यहाँ पे भी थे, लोग उनसे मिलने जाते थे, तो एक मरतबा उन्हें मौका मिला बाहर आके, जब वो अदालत में पेश हुए तो हम सारे सहाफ़ी उनसे बार बार पूछ रहे थे कि सवाल कर रहे थे, तो उस दिन वो बोलना चाह रहे थे और वो उस दिन बोले। उन्होंने वो शेर भी सुना है अकबर ने अहले से। वो बात ये है कि नवाज शरीफ और इमरान खान में फ़र्क है। नवाज शरीफ जब वापस आ रहे थे तो हम उनके साथ ही उस फ्लाइट में थे, तकरीबन हम 20-25 सहाफ़ी थे, उसमें गैर मुल्की सहाफ़ी भी थी। उन्होंने भी बात करना चाहिए, वो भी उन्होंने एयरपोर्ट पे बात की और उसके बाद किसी से उन्होंने बात नहीं की। हम सोच रहे थे कि अगर इमरान खान यहाँ पे होते तो 25 से 25 लोगों को इंटरव्यू देते, बल्कि जब वो यहाँ बाहर थे ज़मान पार्क में तो 25-30 लोगों को तो वो रोज़ बुला लेते थे, किसी को इंटरव्यू देते थे, किसी से बात करते थे। तो इनकी शख्सियात में ना हमें थोड़ा फ़र्क है, ये अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं और मेरा ख्याल है कुछ लोग इसे देखते हैं। नवाज शरीफ को इस पॉलिसी से नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि इमरान खान ने एक ही बात बार बार दोहरा के उन्हें बहुत डैमेज किया है। उन्होंने साबित किया है कि ये कोई करप्ट है या ये कोई अच्छे नहीं है, पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। इमरान खान की एक अपनी पॉलिसी है। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि बेवक्त बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इस वक्त हुकूमत उनकी है, वो इरेलीवेंट मैं तो नहीं समझता, मैं इनकी इस राय से इख्तलाफ करता हूँ, वो इरेलीवेंट नहीं है इस वक्त। अभी अगले साल में जाके जब बड़े बड़े फैसले करने की बारी आएगी तो फिर बात नवाज शरीफ तक जाएगी। नवाज शरीफ जब लंदन थे तो बड़े फैसले हो रहे हैं सर। वो जब वो पाकिस्तान आए थे उनके बारे में ये तासुर था कि वो 3 बार वजीर आज़म रह चुके हैं, कौमी मामलात पर आकर बात करेंगे, मुल्क को जो मसाइल है उसे निकालेंगे। बजट पेश हुआ है, उसमें देखें किस तरह लोग जो है उस पर सरापा एहतजाज हैं। नहीं तो वो क्या नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, इस टाइम को सामने आने तो चाहिए, डिफेंड तो करें अपनी गवर्नमेंट को। नवाज शरीफ लोगों को बाहर आके एहतजाज करना शुरू कर दें अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ और अपनी बेटी की सूबे की हुकूमत के खिलाफ। वो कहें कि नहीं ये और दूसरी उसकी एक बात यह है
कि इस वक्त शायद वो अपना रोल कुछ और समझ रहे हैं। एक सरप्रस्त का रोल है जो साइड पे बैठे हैं, जब उनको रहनुमाई देने का ज़रूरत महसूस होती है वो देते हैं। अभी तो उनकी बेटी है यहाँ पे पंजाब में, वो इस वक्त वज़ीर आला के तौर पे काम कर रही हैं, वफाक में उनके भाई संभाले हुए हैं, नून लीग के लिए यहाँ पे सत्ता खैर है। इस वक्त हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर एंजॉय कर रही है। इस वक्त कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई। भाई नवाज शरीफ बोलती तब है जब उनके ऊपर कोई सख्ती आती है, कोई चीज़ आती है, जब मामला ठीक होते हैं वो बात नहीं करते। ये तो इमरान खान वाले मोड में कि वो तो इफ्तारी के ऊपर भी बात करते थे, वो तो सहरी में भी लोगों को बुला लेते थे। इन दोनों के मिजाज का मेरे ख्याल में कि दोनों का मिजाज ही मुख्तलिफ है। इस तरह ये तो अपनी मर्जी से बोलते हैं, इनको जितना मर्जी ठीक हो गया। सबीना पाजी साहब, बात तो ठीक है कि गवर्नमेंट उनकी चल रही है, मरकज में भी हुकूमत है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, 60% पाकिस्तान वहाँ भी उनकी हुकूमत है, बेटी वहाँ वज़ीर आला है, तो वो खामोशी ठीक है ना, सारे मामला ठीक चल रहे हैं, डेट्स वाई मुझे लगता है कि वो खामोश होंगे। मुझे तो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज दी है फाद ने कि ये जो है इनकी कोई यहाँ पे इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत चल रही है। अच्छा, मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानकुन कोई खबर है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे किसकी लग रही है? जिनकी हुकूमत होती है हमेशा उन्हीं की हुकूमत है। ये खान के दौर में भी ये कहते थे, खान के दौर में भी ये कहते थे, 2018 में उनकी हुकूमत थी। मैं यही कह रही हूँ हमेशा से रही है उनकी, मैं यही कह रही हूँ, मेरी बात सुने, मैं यही कह रही हूँ कि हमेशा से उनकी रही है। लेकिन इस वक्त तो बाकायदा वो सामने भी, पहले तो एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम हम सोचते हुआ करते थे कभी, लेकिन अब तो भाई वो सब कुछ बड़ा ओपन है। और मियां साहब बेचारे क्या आके बात करें, ये बताएं कि हाँ मैं 130 NA 130 से हारा हुआ हूँ और फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ सीट पे, या वो आके ये बताएं कि हमारे पास जो है एक्चुअल कितनी सीटें थी और किस तरह से मैनेज किया। वो ये आप बता रहे थे कि जी अगले साल वो रेलेवेंट हो जाएंगे या उस तरह, तो वो तो सारी कमिटमेंट्स दे के ही तो आगे बेचारे ये सब बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो इनकी इजाजत से, मियां साहब की इजाजत से सब कुछ हो रहा है? मियां साहब के पास कहने के लिए है ही क्या जो बेचारे कुछ कहें? और इनके पास इख्तियार ही मैं तो कितना है? लोगों में चलता फिरता हूं, दाखिला नहीं लगा सकते, या अपनी मर्जी का चेयरमैन बड़े बड़े लोग नहीं लगा सकते, या अपनी मर्जी का वजीर खजाना नहीं लगा सकते, या अपनी मर्जी से लोग तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे हैं। मुझे पता है लोग कहते हैं कि हम नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं। अगर वो इतने इरेलीवेंट हैं, इस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो वुज़रा हैं, वो नवाज शरीफ साहब की राह देख रहे हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। कोई इरेलीवेंट आदमी इस वक्त मुझे जरूर बताइएगा कि कौन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, चले इस बात को छोड़े, मैं तो ये कह रही हूँ कि इनके पास, आप चूंकि आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि इनका इख्तियार है, तो मैं तो इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि जो बंदा अपनी कैबिनेट नहीं लगा सका, जो बजट नहीं अपनी मर्जी से बना सकता, जो अपनी मर्जी से बेचारा पेट्रोल 15 रुपए लीटर कम करता है, अगले दिन वजीर खजाना उसकी बात उड़ा के कहता है ये पड़ा तुम्हारा ऑर्डर, ये इतने रुपए ही कम होगा। चले मैं ये कह देता हूँ, इमरान खान की हुकूमत है, वो जेल से बैठ के चला रहे हैं। क्या पिछली हुकूमतें हैं, खान साहब की जो हुकूमत है, आज वो खुद जब प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गए हैं, जब प्राइम मिनिस्टर थे, मीडिया हम लोग बात करते थे कि खान साहब के पास इख्तियार नहीं है, कोई और ये पूरे मामला चला रहा है। उस टाइम वो बड़ा गर्ज बरस कर बोलते थे कि सारे इख्तियार मेरे पास है, नया बड़ा अच्छा काम कर रहा है, FIA बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये सारी चीजें मैं खुद कर रहा हूँ। आज वो किसी चीज को नहीं करते, आज वो कहते हैं कि मैं तो सामने पपेट था, मेरे पास तो कुछ था नहीं। ये तो तमाम गुजरे आदमी की चीज होते हैं। शायद वो नहीं, उनके जितने खिलाड़ी हैं आदिल भाई, सिर्फ वो नहीं, उनके जितने खिलाड़ी हैं वो सब वो कहते हैं जी पार्लियामेंट एक कर्नल चलाता था, नैब को एक कप्तान चलाता था, एक ब्रिगेडियर फलां चीज चलाता था। भाई बात यह है कि हम तो 2018 से उससे पहले से कह रहे हैं, कुछ लोगों को शायद अब समझ आई है। हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर अब आपको यही बात कहने लगी हूँ कि भाई मैंने अभी आपकी बात यहाँ से शुरू की थी कि हमेशा ही जो अपर हैंड रहा है वो आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट का रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो सीधी सी बात है वो माननी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप 2018 की बात कर रहे हैं या इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है जो भी वक्त का वजीर आजम होगा ना, वो उस वक्त यही कह रहा होगा कि हाँ मैं वजीर आजम हूँ, सारी पावर मेरे पास। अब आपके ख्याल से वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठ के इतना ही शर्मिंदगी से ये कह देगा कि हाँ जी मैं तो बस एक चपरासी की हैसियत रखता हूँ, ये तो नहीं वो बोलेगा ना। जाहिर है वो यही बोलेगा कि मैं वजीर आजम हूँ। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब से ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो बहुत सारी चीजों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए भी थे, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि जब कहीं कहीं वो स्टैंड भी लेना शुरू हो गया था, और उसी वजह से फिर हमने देखा कि अल्टीमेटली उनको उसी तरह हाथ में पड़े सारी चीजें उनकी मतलब हाथ से जब रेत पूरी निकल गई तो तब उन्होंने स्टैंड लेना शुरू किया, और हमने देखा कि आज जो सारी बातें वो एडमिट कर रहे हैं कि उनसे कहा गलतियां हुई, आज उनको कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं, आज मान रहे हैं। चले थैंक यू सो मच जी, प्रोग्राम का जो साथ उनका बहुत शुक्रिया, सबीना आपका बहुत शुक्रिया, और बड़ाई साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।